हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बाल विकास एवं मनोविज्ञान में बढ़ेंगे 11वें पाठ की ओर, जो कि होगा हमारा अधिगम का मूल्यांकन। तो अधिगम का मूल्यांकन इस चैप्टर को आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अधिगम का मूल्यांकन। चैप्टर का नाम है अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम यानी कि लर्निंग। लर्निंग क्या है? तो लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। मैंने अधिगम के ऊपर पहले भी चर्चा किया है और मैंने आप लोगों को बताया था कि अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो असल में हम उनका अधिगम स्तर उठा रहे होते हैं, अधिगम स्तर में उनका विकास कर रहे होते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए कि बच्चे का अधिगम स्तर कितना अच्छा हुआ है, उनके अधिगम स्तर में कितना विकास हुआ है, इसका पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का अर्थ होता है एवेल्युएशन, यानी कि जिसको हम लोग एग्जामिनेशन के तौर पर भी जानते हैं। तो मूल्यांकन के कई प्रकार होते हैं, उन सारे चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और परिविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। अर्थात उन सारे विधियों की जांच की जाती है जिसके द्वारा बच्चे में अधिगम का स्तर कितना विकास हुआ, उसके अधिगम स्तर का दर कितना ऊंचा उठा है, इन सब का पता लगाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। रॉस ने क्या कहा मूल्यांकन के संदर्भ में? मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो मूल्यांकन मूलतः क्या है? एक जांच प्रक्रिया है जो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह रॉस की परिभाषा है। अब आते हैं मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं। तो मूल्यांकन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार याद रखेंगे। मूल्यांकन के 3 प्रकार को याद रखने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला कैसे बना लेंगे? फॉर्मेटिव है, समेटिव है और डायग्नोस्टिक है। तो यदि हम इनके 3 अक्षर को लेते हैं, फॉर्मेटिव का 4, समेटिव का सम और डायग्नोस्टिक से 2 ही लेटर को ले लेते हैं, फोर सम डाई को याद रखें। 4 से फॉर्मेटिव हुआ, सम से समेटिव हुआ, डाई से डायग्नोस्टिक हुआ। तो 4 सम डाई एक ट्रिक हो गया मूल्यांकन के प्रकार को याद रखने का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के बारे में जान लेते हैं, जिसको हिंदी में रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जब हम लोग किसी पाठ को पढ़ा रहे होते हैं, या वो हिंदी हो या गणित हो या इंग्लिश हो या साइंस हो, कुछ भी, तो हम लोग बीच बीच में चेक करते रहते हैं अपने विद्यार्थियों को कि उनका अधिगम स्तर हमारे पढ़ाने की विधि से मेल खा रहा है या नहीं, वे कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं। सपोज दैट ईदगाह की कहानी चल रही है, एक पैराग्राफ पढ़ाया गया, उसके बाद बच्चों को पूछ दिया गया कि हामिद के पिता का नाम क्या था, या हामिद के पास कुल कितने पैसे थे। तो जो बच्चे एक्टिव हैं, जो बच्चे एकदम अटेंशन मोड में है, ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो बता देंगे कि हामिद के पास 4 पैसे थे। तो इस प्रकार से जब हम क्लास के बीच में, किसी भी अध्याय के बीच में सवाल पूछते हैं तो वह क्या कहलाएगा? वह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाएगा। साथ ही साथ जब चैप्टर का लास्ट होता है, चैप्टर का अंत होता है, तो या फिर पैराग्राफ का अंत होता है, तो आप लोग देखोगे कि किताब में एनसीईआरटी के बुक में बीच बीच में सवाल दिए हुए रहते हैं। अब तक आपने कितना सीखा? हिंदी में हेडिंग दिए हुए होता है कि अब तक आपने कितना सीखा। या फिर इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश में ब्रीफ में सवाल का जवाब देने के लिए रहता है, आंसर इन ब्रीफ, तो संक्षेप में जवाब दें। तो वो बच्चों के फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए होता है। यानी जब हम क्लास को चला रहे हैं, बीच में पूछ करके हम जांच लेंगे कि बच्चे हमारे
क्लास को कितना ध्यान से सुन रहे हैं, क्या उनके अधिगम स्तर में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। विज्ञान का क्लास लेते समय भी बीच बीच में पूछ लिया जाना चाहिए, या आप विज्ञान में कोई प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हो तो उसे स्वयं से बच्चों को करने के लिए दे देना, तो यह भी एक तरह का फॉर्मेटिव असेसमेंट ही हुआ कि बच्चे खुद से करके दिखा पाते हैं या नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे योगात्मक या संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन, जिसको समेटिव इवेल्युएशन कहते हैं, जिसको हम लोग त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा के तौर पर भी जानते हैं। जब एक सत्र का सिलेबस खत्म हो जाता है, एक करिकुलम का जो खाका होता है कि इतने टाइम में इतना तक पढ़ा देना है, इतना सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, तो उसकी जांच करने के लिए इस मूल्यांकन का आयोजन किया जाता है। इस मूल्यांकन में मूलतः जो सत्रांत परीक्षाएं होती हैं, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा, तो सिलेबस का जो हिस्सा उस टाइम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उस सिलेबस के तहत सवाल तैयार किए जाते हैं और इन सवालों को बच्चों से पूछा जाता है और बच्चे इसका जवाब देते हैं। उनके जवाब देने के तरीके से फिर उनका असेसमेंट होता है, उनका आकलन किया जाता है कि बच्चे के अधिगम स्तर में कितनी वृद्धि हुई है, बच्चों का अधिगम स्तर कितना बढ़ा है। तीसरा आते हैं निदानात्मक मूल्यांकन यानी कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। कोई बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है, कोई बच्चा जब वार्षिक परीक्षा होती है तो फेल कर जाता है, असफल हो जाता है, पिछड़ जाता है, तो हम उसका पता लगाने के लिए जिस प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं उसे निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। इस तरह के इवेल्युएशन में बच्चों के केस हिस्ट्री का पता लगाया जाता है और यह पता किया जाता है कि बच्चे कहाँ पिछड़ रहे हैं, उनका कौन सा विषय बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। ऐसा तो नहीं है कि वे सभी विषय में फेल हो जाते हैं, किसी एक या दो विषय में फेल होने के बाद उनका पूरा रिजल्ट ही फेल हो जाता है। तो उस खास विषय में उनकी क्या कमजोरियां रह गई हैं, क्या परेशानियां हो रही हैं बच्चों को, तो इसका पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण कराया जाता है। तो इस प्रकार से मूल्यांकन की 3 विधियां हैं, फॉर सम डाई यानी फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक, यानी कि रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक मूल्यांकन। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की ओर। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला जो पॉइंट है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। विद्यालय में भी जो मूल्यांकन किया जाता है वो विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहलाता है। विद्यालय अपने स्तर से बच्चों का मूल्यांकन करती है। वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 9 तक विद्यालय में ही मूल्यांकन होता है। 10वीं में जाकर के बोर्ड मूल्यांकन लेती है। तो ये जो 9 वर्ष होते हैं विद्यालय मूल्यांकन के, ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं और बच्चों के ऊपर कहीं न कहीं प्रभाव डालते हैं। हर बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव होगा, आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, सबके ऊपर। विद्यालय के द्वारा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया जाता है उसमें जो रिजल्ट आपका आता है वो आपको लाइफ टाइम इफेक्ट करता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन बाल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित और बहुआयामी मूल्यांकन होता है। इसलिए यह सच्चे अर्थों में शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है और एक बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव जीवन भर रहता है। क्योंकि केवल बोर्ड एग्जाम का जो मेन इफेक्ट बोर्ड एग्जाम का होता है, इसीलिए होता है क्योंकि उसके नंबर बेसिस पर जो रिजल्ट आते हैं और उन नंबर्स का कैरियर बनाने में काफी अहम योगदान होता है। इसलिए हम भूल जाते हैं विद्यालय के 9वीं कक्षा तक के मूल्यांकन को। लेकिन ये 9वीं कक्षा तक के जो विद्यालय के द्वारा मूल्यांकन किए जाते हैं, ये कहीं न कहीं प्रत्येक बालक को बहुत गहरे तक इफेक्ट करता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, ये सबसे मेन पॉइंट है और सीटेट में इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसको शॉर्ट में CCE कहा जाता है। यह NCF 2005 के आने के बाद लागू किया गया है, तो इसको NCF 2005 के संदर्भ में समझना ज्यादा बेहतर होगा। NCF 2005 का कहना है कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। सीखना, लर्निंग क्या है? तो लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यह जीवन पर्यंत चलती है, लगातार चलती है। तो क्यों ना इसका मूल्यांकन भी लगातार किया जाए।
6 महीने 1 साल में जो मूल्यांकन किया जाता था पहले के समय में, तो उसको हटा करके सीसीई लागू किया गया प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर की मैं बात कर रहा हूँ 1 to 8। तो प्राथमिक यानी कि प्रारंभिक स्तर पर 1 to 8 जो हुआ वो प्रारंभिक स्तर हुआ, प्राथमिक 1 to 5 होता है। तो 1 to 8 का जो स्तर है, इस स्तर में जो बच्चे की मानसिक अवस्था होती है वे नंबरों के बोझ तले ज्यादा दबाव महसूस करती है और उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। गार्जियन भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए। तो नंबर सिस्टम को खत्म करने के लिए इस सिस्टम को लागू किया गया, जिसका मेन उद्देश्य था कि बालकों में अधिगम का विकास हो और शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित हो। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रटना नहीं बल्कि सीखना हो। रटंत प्रणाली से मुक्त शिक्षा को लागू करने के लिए ही सीसीई का निर्माण किया गया था। तो समझते हैं कि सीसीई क्या है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? कंटिन्यूअस यानी कि सतत हम समझते हैं लगातार। अब व्यापक शब्द समझना है। सतत शब्द को समझ गए कि लगातार। व्यापक का मतलब क्या होता है? व्यापक का मतलब विस्तृत रूप में, ठीक है। और यहाँ जो है शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों को शामिल करते हुए जो मूल्यांकन किया जाता है उसी को व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। शैक्षणिक गतिविधि को समझते हैं आप लोग, जो विषयगत पाठ्यक्रम की जो पढ़ाई होती है, हिंदी, गणित, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब जो विषयगत शिक्षा हुआ इसको शैक्षणिक गतिविधि कहते हैं। शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत इसको रखेंगे। और सह शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत बच्चे का अनुशासन, बच्चे का स्वास्थ्य, बच्चे का खेलकूद, बच्चे का सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना, ये सारे जो सह शैक्षणिक गतिविधि होते हैं, शिक्षा के साथ साथ जो चलने वाली गतिविधियां होती हैं उन्हें सह शैक्षणिक गतिविधि कहते हैं। तो व्यापक मूल्यांकन कहने का मतलब हुआ कि शैक्षणिक गतिविधि के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों को शामिल करते हुए उन सभी स्तरों पर, उन सभी बिंदुओं पर बच्चे का मूल्यांकन किया जाना ही सतत और व्यापक मूल्यांकन का लक्ष्य होता है और इसका यही अर्थ होता है। इसमें पोर्टफोलियो या प्रगति पत्रक, जिसको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कहते हैं, वो बनाया जाता है प्रत्येक बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी कि प्रगति पत्रक तैयार किया जाता है। उस प्रगति पत्रक में नंबर सिस्टम को हटा करके ग्रेडिंग सिस्टम डाल दिया गया है। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी और ग्रेड ई तक रखा जाता है। साथ ही साथ बच्चे किस विषय में कितना सीख पा रहे हैं तो उनका बशर्ते मासिक वार जो है वो डाटा तैयार करना होता है और उसमें स्टार देना होता है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इस तरह से स्टार दिया जाता है। और जिसमें जितना ज्यादा स्टार होता है उस बच्चे को का अधिगम स्तर उतना ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, इसको प्रगति पत्रक कहते हैं। यह पोर्टफोलियो सीसीई को दर्शाने के लिए, उसका मूल्यांकन प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया जाता है। विषयगत मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया सीसीई को लाने के बाद। पहले नंबर सिस्टम था, 100 मार्क्स का एग्जाम होता था, उसमें से 80-85 जिस बच्चे को जैसा मिला उस नंबर को दिया जाता था। जिससे क्या होता था कि जो बच्चे पिछड़ जाते थे उनमें अब आत्महीनता की भावना आ जाती थी कि मैं बहुत कम नंबर लाया और मैं उससे बहुत कम जानता हूं, इस तरह की भावना उसमें घर कर जाती थी। तो इसको हटाने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया, जिससे कि बच्चों को ये न लगे कि उसको 90 आ गया और मुझे 30 ही आए, मुझे 20 ही आए। तो इसको ग्रेडिंग सिस्टम में ला दिया गया। सीसीई का उद्देश्य क्या है? तो सीसीई के उद्देश्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जो मुख्य उद्देश्य है हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता। सीसीई का उद्देश्य यही है कि बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों का विकास हो बच्चों में बोध करने की क्षमता है, समझने की क्षमता है। रटंत प्रणाली से मुक्त करने के लिए बोधात्मक प्रणाली को लागू किया गया। मनोप्रेरक, उनमें प्रेरणा की भावना आए, बच्चों में प्रेरणा की भावना आए, वे प्रेरित हो सके शिक्षा के प्रति और पढ़ाई के प्रति जागरूक हो सके। भावात्मक कौशल, उनमें जो भावना का विकास है, संवेग का विकास है, वो अच्छे तरीके से हो, उनमें आत्महीनता की भावना ना घर कर जाए, इसको ध्यान में रखते हुए सीसीई को लागू किया गया। सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, रटने की प्रक्रिया पर नहीं। सीसीई का मुख्य मोटो है कि शिक्षा जो है वो रटंत प्रणाली से मुक्त हो और यह एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है कि शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है
और लर्निंग बाय डूइंग, इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है लर्निंग बाय डूइंग। मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा बनाना। जो भी अध्यापक होते हैं, वहाँ शिक्षक होते हैं विद्यालय में, तो वे क्या करते हैं कि बच्चों का लगातार असेसमेंट करते रहते हैं, मूल्यांकन होते रहता है लगातार। प्रत्येक महीने उनको ग्रेड दिया जाता है, जिस विषय में प्रत्येक विषय के जो शिक्षक होते हैं बच्चों का मूल्यांकन करते हैं और उसके अनुसार से उसमें ग्रेडिंग करते हैं। अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित क्रियाकलाप बनाना। अध्यापन और अधिगम को छात्र केंद्रित क्रियाकलाप बनाना, यानी कि छात्र को उसमें इन्वॉल्व कर देना, छात्र से साक्षात्कार लेना, छात्र का इंटरव्यू लेना, क्योंकि हमको उसके शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में कैसे पता चलेगा? जब तक हम उसका इंटरव्यू नहीं लेंगे या उसका अन्य स्तरों पर परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, तब तक हम छात्रों का संपूर्ण असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि छात्रों को जो है अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका में लिया जाता है। सक्रिय भूमिका में लेने का तात्पर्य हुआ कि उनको सामने बैठा करके इंटरव्यू के द्वारा उनके अन्य प्रतिभाओं की जांच की जाती है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल करके उनका कौशल चेक किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन्हें शामिल करवा करके उनकी प्रतिभा को परखा जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। तो ये था हमारा ये सीसीई का टॉपिक। अब बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की ओर। तो आइए देखते हैं अगले टॉपिक को, जो कि होगा हमारा सीसीई के साधन व विधियां। सीसीई के साधन व विधियां, अभी हम लोगों ने सीसीई के ऊपर चर्चा किया कि सीसीई क्या है, सीसीई के उद्देश्यों को जाना। अब हम लोग जानेंगे कि सीसीई के वो कौन से साधन है, वे कौन सी विधियां जिसके द्वारा हम बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। इसके अंतर्गत हम लोग बच्चों का ऑब्जर्वेशन करते हैं और इसके लिए कुछ रूल भी बना दिए जाते हैं। चेतना सत्र के दौरान विद्यालयों की साफ सफाई की जांच, विद्यालयों की पोशाक की जांच, विद्यालयों की नाखूनों की जांच इत्यादि। तो ये सब क्या है कि उनके साफ सफाई, स्वास्थ्य एवं अनुशासन का चेक हो जाता है। इससे इन सब चीजों की जांच हो जाती है कि बच्चों में कितनी प्रतिभा है और बच्चे जो है कितना फॉलो कर पाते हैं डिसिप्लिन को। तो पहला हो गया निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। दूसरा हो गया प्रश्नावली, क्वेश्चनेयर। इसके अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों की एक सूची तैयार कर लेते हैं और उसे बच्चों को दे करके उसके आंसर से उनके डेवलपमेंट के बारे में पता लगा लेते हैं। तीसरा हो गया साक्षात्कार, इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू के द्वारा ही हमें बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। इससे विषयगत जानकारियों के अलावे सह शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी भी मालूम होती है। चौथा है जांच सूची, जिसको चेकलिस्ट कहते हैं। चेकलिस्ट में भी हम विभिन्न विषयों के टॉपिक बना करके बच्चों को दे देते हैं और उसमें से ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, विकल्प दिए हुए रहते हैं, जिसमें उनको सही या गलत पे टिक करना होता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि घर में आपके होमवर्क बनाने में आपकी सहायता कौन करता है? आपकी माता, आपके पिता या आप स्वयं या घर के अन्य सदस्य। तो इस तरह के प्रश्न को बना दिया जाता है और उन्हें दे दिया जाता है। चेकलिस्ट इसको कहते हैं और इससे पता चल जाता है कि उनके शैक्षणिक के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों के प्रश्नों को शामिल किया जाता है उसमें, और इससे उनके शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का एवं उनके अन्य व्यवहारों का भी पता चल जाता है। पांचवा है विवरण और छठा है वर्णनात्मक रिकॉर्ड। ये दोनों जो है ये बच्चों के जांच के लिए नहीं है, बल्कि उनके जांच को रखने के लिए, रिकॉर्ड के लिए है। उनका विवरण और उनका वर्णनात्मक रिकॉर्ड, इन दोनों को पोर्टफोलियो या प्रगति पत्रक या प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जो भी कहते हैं, उसके अंतर्गत इसे समाहित करके संरक्षित किया जाता है, रखा जाता है। इसे बच्चों को एवं उनके अभिभावकों को सुपुर्द कर दिया जाता है, जिससे कि उन्हें पता चल सके। साथ ही साथ उसकी एक कॉपी विद्यालय में भी रहती है, जिससे पता चल सके कि बच्चों का जो विकास की दर है वो कैसी है, उनका अधिगम विकास किस स्तर पर पहुंचा है। तो आज का ये क्लास था जो सीसीई के ऊपर मुख्य रूप से आधारित था। तो मूल्यांकन और अधिगम को हम लोगों ने जाना, अधिगम के मूल्यांकन को जाना इस चैप्टर में हम लोग, और फिर अब इसके अगले अध्याय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।